आरसीबी दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग की वो फ्रेंचाइजी जो आज तक एक बार भी आईपीएल नहीं जीत पाई। आरसीबी आज 17 साल बाद भी एक ट्रॉफी के लिए तरस रही है, और वो भी तब जब विराट कोहली जैसा दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज उस टीम में खेल रहा है। Bang and out the ground. Just unbelievable. Outstanding. The consistency is unfathomable. आरसीबी आज तक कुल 9 बार प्लेऑफ में पहुंची है, यहां तक कि 3 बार फाइनल तक का भी सफर तय कर चुकी है। क्या वाकई आरसीबी की किस्मत ही खराब है? आज देखते हैं आरसीबी का वो काला सच जो सभी से छुपाया गया। आरसीबी खिताब भले ही ना जीत पाई हो, लेकिन बावजूद इसके वो जितने भी मैचेस हारती है उसकी फैन फॉलोइंग उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं सोशल मीडिया पर भी आरसीबी का दबदबा अलग ही लेवल पे दिखता है। यहाँ तक कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आरसीबी का अनबॉक्स इवेंट देखने के लिए हजारों की टिकट खरीदकर लाखों लोग स्टेडियम में पहुंच जाते हैं और आरसीबी पोस्टर बॉय विराट कोहली की एक झलक पाने को बेताब रहते हैं। Let's welcome on stage ನಮ್ಮ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ the king ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ। और हालत ये तक हो जाती है कि पूरा बेंगलोर कोहली और आरसीबी के नारों से गूंज उठता है। यहाँ तक कि अगर कोहली कुछ बोलना भी चाहे तो कुछ बोल नहीं पाते। ऐसा क्रेज किसी इंटरनेशनल मैच में नहीं होता जितना आरसीबी अनबॉक्स के इवेंट में हो जाता है। और यही रीजन है कि आरसीबी मैचेस जरूर हारती है, पर पैसों के मामले में ये सबसे आगे है। यहाँ तक कि आरसीबी आईपीएल की चौथी मोस्ट वैल्यूएबल टीम है। भले ही आज आरसीबी के पास एक भी ट्रॉफी नहीं है, लेकिन इस टीम की फैन फॉलोइंग उन टीमों से भी कई ज्यादा गुना है जो अब तक 5-5 ट्रॉफीज भी अपने नाम कर चुकी हैं। तो क्या इस टीम की हार में इस टीम की सबसे बड़ी जीत है? क्या ये टीम वाकई हारने के लिए खेलती है? और क्या इस टीम का टारगेट ही हर साल हारना होता है? साल 2022 जब आरसीबी ने यूजी चहल को टीम से बाहर कर दिया था, जो कि लगभग हर सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेते थे। द वर्स्ट थिंग कि मेरे को इस बात का ज्यादा बुरा लगा था कि मेरे को कोई फोन कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया। इसके अलावा 2018 में केएल राहुल और ट्रेविस हेड, और अब इस सीजन में फाफ डु प्लेसिस, मैक्सवेल और सिराज जैसे प्लेयर्स को भी आरसीबी ने टीम से बाहर निकाल दिया। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये पता था कि मुझे आरसीबी कंपलसरी लेगी। तो अब सवाल उठता है कि क्या आरसीबी मैनेजमेंट जानबूझकर ऐसी टीम सेलेक्ट करता है जो उनकी टीम को खिताब जितवा ही ना पाए? क्या आरसीबी मैनेजमेंट जानबूझकर बेकार टीम चुनता है और बेकार ऑक्शन स्ट्रेटेजी अपनाता है ताकि उनकी फैन फॉलोइंग और इनकम दोनों बढ़ सके? क्योंकि अगर देखा जाए तो इस टीम की फैन फॉलोइंग टीम की हार और ट्रॉफी के ना जीतने की वजह से ही बढ़ रही है, और ये टीम सिर्फ लोगों का दिल ही जीत पाती है, ट्रॉफी नहीं जीत पाती। Bangalore doesn't have good performance, but विराट कोहली बैंगलोर को वैल्यूएशन मिलता है बिकॉज ऑफ विराट कोहली। और लगभग हर सीजन में विराट के अलावा किसी भी स्टार प्लेयर्स को आरसीबी अपनी टीम में रखती ही नहीं है। तो क्या आरसीबी सिर्फ विराट के नाम को ही इनकम का जरिया बना रही है? और आखिर क्यों एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और विराट का ट्रायो भी इस टीम को ट्रॉफी नहीं जिता सका? आखिर क्या है इस टीम का वो काला सच जो आज तक हम सब से छुपाया गया? दरअसल अब तक खेले गए कुल 17 आईपीएल सीजन में आरसीबी 3 बार फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन तीनों ही बार इसे हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि इन 3 फाइनल्स में 2 बार तो ये टीम इस कदर हारी जैसे ये टीम हारने के लिए खेल रही हो। वहीं डिविलियर्स ने आरसीबी के लिए कुल 11 सीजन खेले हैं और क्रिस गेल भी आरसीबी के लिए 7 सीजन खेल चुके हैं। और रही बात विराट कोहली की, तो विराट इस टीम के साथ आईपीएल की शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। वहीं 2011 से 17 तक इन तीनों ने आरसीबी के लिए एक साथ क्रिकेट खेला। हालांकि ये दौर आरसीबी का सबसे पीक दौर माना जाता है, और इसी दौर में इन तीनों ने आरसीबी के लिए कई बड़े रिकॉर्ड बनाए, लेकिन आरसीबी का ट्रॉफी जीतने का सपना ये तीनों मिलकर भी पूरा न कर सके। वहीं आरसीबी में बल्लेबाज तो हमेशा एक से बढ़कर एक रहे, लेकिन इनकी बॉलिंग लाइनअप हमेशा ही बेकार रही। हालांकि आईपीएल की शुरुआत में इस टीम के साथ ऐसा नहीं था। तब इस टीम में बैट्समैन के अलावा बॉलर्स भी एक से बढ़कर एक हुआ करते थे। जहीर खान, डेल स्टेन, मिचेल स्टार्क के अलावा मुरलीधरन और अनिल कुंबले जैसे घातक गेंदबाज भी इस टीम के साथ खेल चुके हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये टीम हर साल हार क्यों जाती है, और हर साल इस टीम के हौसले ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर जाते हैं? ये जानने के लिए हमें आईपीएल के इतिहास में जाना पड़ेगा। साल 2008 जब बीसीसीआई पहली बार इंडिया में आईपीएल नाम की किसी क्रिकेट लीग को अनाउंस करती है, जिसमें इंडियन सिटीज के नाम पर 8 टीमों के नाम अनाउंस किए जाते हैं।
उसी में से एक नाम था बैंगलोर का, जिसे यूनाइटेड स्पिरिट के ओनर विजय माल्या ने 111 मिलियन डॉलर्स में परचेज किया था, जो उस वक्त रिलायंस की मुंबई इंडियंस, जिसे 111.9 मिलियन डॉलर्स में खरीदा गया था, उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी थी। और इस तरह विजय माल्या अपनी शराब की कंपनी के नाम पर इस फ्रेंचाइजी का नाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रखते हैं। इस साल राहुल द्रविड़ को आरसीबी अपने आइकन प्लेयर के रूप में चुनती है और नीलामी में एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ियों को खरीदती है, जिसमें जहीर खान, डेल स्टेन, जैक कैलिस, अनिल कुंबले, कैमरन व्हाइट और मार्क बाउचर जैसे प्लेयर्स भी थे। लेकिन टीम मैनेजमेंट अभी भी इन खिलाड़ियों से सेटिस्फाइड नहीं था और इसीलिए नीलामी के दूसरे राउंड में उन्होंने रॉस टेलर, मिसबाउल हक और अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान विराट कोहली को भी खरीद लेती है। लेकिन बड़े बड़े प्लेयर्स होने के बाद भी ये टीम सीजन खत्म होने तक 14 मैचेस में से सिर्फ 4 मैच ही जीत पाती है और पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पे रहती है। आईपीएल के इस सीजन में आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा रन राहुल द्रविड़ के बैट से निकले और उन्होंने उस सीजन में 371 रन बनाए, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने एक ऐसी पारी खेली थी जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। दरअसल इस मैच में राहुल द्रविड़ ने 36 गेंदों में शानदार 75 रन जड़ दिए थे और ये पारी राहुल द्रविड़ की T20 में सबसे बड़ी और यादगार पारी थी। जो लोग राहुल द्रविड़ को सिर्फ टेस्ट प्लेयर मानते थे, वो राहुल द्रविड़ की इस परफॉर्मेंस को देखकर हैरान रह गए। हालांकि टीम की खराब परफॉर्मेंस की वजह से विजय माल्या काफी नाखुश हुए और उन्होंने टीम के सीईओ के साथ साथ राहुल द्रविड़ को भी कप्तानी से हटा दिया। अब आता है साल 2009। इस साल नीलामी में सबसे ज्यादा पैसे आरसीबी केविन पीटरसन पर लुटाती है। पीटरसन इस सीजन में एंड्रू फ्लिंटॉफ के साथ सबसे महंगे खिलाड़ी थे और इसके साथ ही केविन पीटरसन को आरसीबी का कप्तान भी बना दिया जाता है। लेकिन कप्तान बदलने से आरसीबी की किस्मत अभी भी नहीं बदली और नतीजा ये निकला कि शुरुआती 6 मैचेस में आरसीबी महज 2 ही मैच जीत सकी। लेकिन 6 मैचेस में कप्तानी करने के बाद केविन पीटरसन नेशनल ड्यूटी के लिए अपने देश वापस लौट जाते हैं और इस तरह अब सीजन के बीच में अनिल कुंबले को टीम का कप्तान बना दिया जाता है। अनिल कुंबले को कप्तान बनाते ही मानो टीम की किस्मत ही पलट गई। अगले 8 मैचेस में से आरसीबी ने 6 मैच जीत लिए और इस तरह पॉइंट टेबल में आरसीबी नंबर 3 पर पहुंच गई। अब सेमीफाइनल मुकाबला सीएसके के साथ खेला गया था, जिसमें आरसीबी ने सीएसके को 146 रनों पर ही रोक दिया और इसके जवाब में राहुल द्रविड़ के 44 रन और मनीष पांडे के शानदार 48 रनों की बदौलत आरसीबी ने यह टारगेट 5 विकेट रहते ही चेस कर लिया और इस तरह आरसीबी अब आईपीएल के फाइनल में पहुंच चुकी थी, जहां उसका सामना डेक्कन चार्जर्स से होना था। और इस मैच में डेक्कन चार्जर्स को भी आरसीबी के बॉलर्स ने 143 रनों पर ही रोक दिया, जिसमें अनिल कुंबले ने सिर्फ 16 रन देकर 4 विकेट झटक लिए। लेकिन 144 रनों के रन चेस में आरसीबी के बल्लेबाज नाकाम साबित हुए और इस तरह संघर्ष करते करते आरसीबी इस फाइनल मैच को 6 रनों से हार जाती है, जिसका आरसीबी फैंस को आज भी मलाल है। खैर, इसके बाद आता है 2010। इस बार भी आरसीबी ने अनिल कुंबले की कप्तानी में खेलना कंटिन्यू रखा और इस बार आरसीबी ने 14 मैचेस में से 7 जीत लिए और 14 पॉइंट के साथ वो सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। अब यहाँ उसका मुकाबला मुंबई इंडियंस से हुआ, जहां मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 35 रनों से हरा दिया और इस बार भी आरसीबी का ट्रॉफी जीतने का सपना महज सपना ही रह गया। 2009 और 2010 में आरसीबी की तरफ से रॉस टेलर ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। अब आता है साल 2011। इस दौरान आरसीबी की टीम में एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल को भी शामिल कर लिया गया और टीम का कप्तान बनाया गया डेनियल विटोरी को। और अब आरसीबी की बैटिंग लाइनअप और खतरनाक हो चुकी थी, क्योंकि अब इस टीम में विराट कोहली, डिविलियर्स के अलावा क्रिस गेल जैसा खतरनाक बल्लेबाज भी आ चुका था, जो किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस करने का दमखम रखता था। इस बार भी आरसीबी हारते जीतते कैसे भी करके प्लेऑफ में पहुंच जाती है। वानखेड़े स्टेडियम में पहले क्वालिफायर में आरसीबी का सामना सीएसके से हुआ। विराट कोहली ने महज 44 गेंदों में नाबाद 70 रन बनाए, जिससे आरसीबी ने 20 ओवरों में 175 रन बना दिए। हालांकि शुरुआती विकेट खोने के बावजूद चेन्नई ने इस मैच को 6 विकेट से जीत लिया। इस जीत ने चेन्नई को फाइनल में पहुंचा दिया और इसके बाद दूसरे क्वालिफायर में आरसीबी का सामना मुंबई इंडियंस से हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने धीमी पिच पर 20 ओवरों में 185 रनों का बड़ा स्कोर बना डाला और एक बार फिर से टीम के लिए क्रिस गेल हीरो साबित हुए। उन्होंने मैच 47 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी खेल डाली और फाइनली इस मैच का रिजल्ट ये निकला कि आरसीबी इस मैच को 45 रनों से जीत जाती है। आरसीबी फाइनल में पहुंच जाती है। अब फाइनल में आरसीबी का सामना सीएसके से हुआ, जहां सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के गेंदबाजों की रेल बना डाली और 20 ओवरों में 205 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए। इतने बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम ढेर हो जाती है और इस तरह 58 रनों से आरसीबी ने ये फाइनल भी गंवा दिया।
हालांकि इस सीजन में क्रिस गेल ने गेंदबाजों को खूब धोया, जिस वजह से उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए भी चुना गया। इसके बाद 2012 में भी आरसीबी का सपना पूरा ना हो सका। इस साल आरसीबी ने टेबल में अपनी जगह 5वें नंबर पर बनाई और इस तरह आरसीबी इस बार प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई। 2009 के बाद ये पहली बार था जब आरसीबी प्लेऑफ में ना पहुंच पाई हो। हालांकि इस साल भी क्रिस गेल 733 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे और उन्होंने इस साल राहुल शर्मा के ओवर में बैक टू बैक 5 छक्के जड़कर एक खतरनाक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। साल 2013 में भी आरसीबी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और इस साल भी उसने टेबल में अपनी जगह 5वें स्थान पर बनाई। हालांकि रिकॉर्ड के मामले में इस साल भी आरसीबी के प्लेयर्स पीछे नहीं रहे, यहाँ तक कि क्रिस गेल की फास्टेस्ट T20 नॉक भी पुणे वॉरियर्स के खिलाफ इसी साल आई। क्रिस गेल ने सिर्फ 66 गेंदों में 175 रन ठोक डाले, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने महज 30 गेंदों में ही सेंचुरी मार दी थी। 263 रनों का हाईएस्ट आईपीएल स्कोर भी इसी मैच में देखने को मिला, जो कि लगभग 11 साल बाद टूटा, जिसको तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई सनराइजर हैदराबाद के ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने। हालांकि इस सीजन में भी विराट की कैप्टेंसी के बावजूद भी आरसीबी कुछ खास न कर सकी। इसके बाद आता है साल 2014। इस साल आरसीबी के पास क्रिस गेल, एबीडी और विराट के साथ साथ युवराज सिंह जैसा दिग्गज प्लेयर भी था। यहाँ तक कि इस साल लगभग सारे बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी भी की, लेकिन खराब बॉलिंग परफॉर्मेंस के चलते इस साल भी आरसीबी प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाई और 14 में से सिर्फ 5 मैच जीतकर आरसीबी टेबल में 7वें नंबर पर रही। इसके बाद 2015 में आरसीबी एक बार फिर से प्लेऑफ में पहुंच जाती है और इस सीजन में आरसीबी ने 14 में से 7 मैच जीते, जिसमें मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी और कोहली और डिविलियर्स की लाजवाब बल्लेबाजी का सबसे ज्यादा योगदान रहा। इसी सीजन में डिविलियर्स ने विराट कोहली के साथ मिलकर मुंबई के खिलाफ ऐतिहासिक 215 रनों की पार्टनरशिप भी कर डाली। वहीं स्टार्क ने इस सीजन में कुल 14 विकेट झटके और आरसीबी के सबसे सफल गेंदबाज के रूप में उभरे। वहीं चहल ने भी इस साल आरसीबी के लिए जबरदस्त गेंदबाजी की और क्वालिफायर 1 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर आरसीबी सेकंड क्वालिफायर में पहुंच जाती है। लेकिन यहां सीएसके ने आरसीबी के मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया और इस तरह 2015 में भी आरसीबी फैंस को निराशा हाथ लगी। तो वहीं साल 2016 में हो रहे आईपीएल से पहले देश में एक बड़ी खबर आती है। आरसीबी का मालिक विजय माल्या बैंक से अरबों का लोन लेकर देश छोड़ देता है और कर्जा लेकर विदेश चला जाता है। दरअसल बैंक से पैसा हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उसे देश छोड़ना पड़ता है। इसके बाद आरसीबी का चेयरमैन अमृत थॉमस को बनाया गया। वहीं बात करें आरसीबी की तो इस साल आईपीएल के इतिहास में आरसीबी और विराट कोहली का सबसे पीक दौर माना जाता है, क्योंकि ये वही साल था जब विराट कोहली ने एक ही सीजन में 973 रन ठोक डाले थे और इसी वजह से इस साल को कोहली के करियर का सबसे हिस्टोरिक साल माना जाता है। इसी साल विराट और डिविलियर्स ने 229 रनों की सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी बनाई थी। शुरुआती 7 में से 5 मैच हारने के बाद आरसीबी ने करिश्माई कमबैक किया और लगातार 4 मैचों में 4 जीत हासिल की और इस तरह प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की। क्वालिफायर मुकाबले में आरसीबी का सामना गुजरात लायंस से हुआ, जहां एबीडी के ताबड़तोड़ 79 रनों की बदौलत आरसीबी इस मैच को जीत जाती है और इस तरह 2016 में एक बार फिर से आरसीबी फाइनल में पहुंच जाती है, जहां उसका मुकाबला सनराइजर हैदराबाद से होता है। हैदराबाद पहले बैटिंग करते हुए 208 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर देती है, जिसके जवाब में विराट और क्रिस गेल की ओपनिंग जोड़ी ताबड़तोड़ शुरुआत करती है। एक पल को तो ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों इस मैच को खत्म कर देंगे, लेकिन गेल के आउट होने के बाद आरसीबी की बैटिंग लाइनअप तहस नहस हो जाती है और हैदराबाद के बॉलर्स का जबरदस्त कमबैक आरसीबी को चारों खाने चित कर देता है और इस तरह तीसरी बार भी आरसीबी का आईपीएल ट्रॉफी जीतने का ख्वाब महज ख्वाब ही रह जाता है। इस बार फाइनल में हार का सदमा आरसीबी को इस कदर चुभता है कि वह अगले 3 सीजन इस सदमे से उबर नहीं पाते और अगले 3 सीजन में आरसीबी प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच पाती। हालांकि 2020 में टीम चौथे, 2021 में तीसरे और 2022 में फिर से चौथे पायदान पर रही, लेकिन बावजूद इसके ये टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। 2023 में तो ये टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो गई और टीम का इस तरह खराब फॉर्म 2024 में भी देखने को मिला और 2024 में भी इस टीम की बेहद ही खराब शुरुआत हुई। हालांकि ये टीम हमेशा से ही कमबैक के लिए जानी जाती है और 2024 में भी इस टीम ने जबरदस्त कमबैक किया। सीजन में एक दौर ऐसा आ गया था जब आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने के चांस सिर्फ 1% थे और उस 1% से आरसीबी ने सीएसके को आखिरी मुकाबले में हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई और इस सीजन भी विराट कोहली का बल्ला खूब गरजा। 2024 में विराट ने अपना 8वां आईपीएल शतक पूरा किया, जो कि एक रिकॉर्ड था। हालांकि एलिमिनेटर में आरसीबी को राजस्थान रॉयल्स ने हरा दिया और इस तरह ये सीजन भी बिना ट्रॉफी के खत्म हो गया और इस बार भी आरसीबी फैंस का दिल टूट गया।
आरसीबी की टीम में दमखम तो हमेशा से ही देखने को मिला, लेकिन इस टीम के अंदर कुछ ऐसी कमजोरियां हमेशा देखने को मिलती हैं जिसका तोड़ आज भी आरसीबी नहीं निकाल पाई है। तो आखिर क्या है आरसीबी की वो कमजोरियां जिनके चलते आरसीबी आज तक ट्रॉफी नहीं जीत पाई? दरअसल हमेशा से ही आरसीबी मैनेजमेंट एक ऐसी टीम बनाता आया है जिसमें कभी भी परफेक्ट टीम बैलेंस नहीं रहा। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले 2-4 सालों से आरसीबी के पास डेथ ओवर्स में बॉलर्स की कमी रही है। हालांकि बैटिंग लाइनअप में काफी दम देखने को मिलता है, लेकिन बिना बॉलिंग के कोई भी टीम खिताब नहीं जीत सकती। क्रिकेट में एक कहावत भी है कि बैटर्स विन यू स्पॉन्सरशिप, बॉलर्स विन यू चैंपियनशिप्स। विराट कोहली की बदौलत आरसीबी पर पैसों की तो खूब बरसात होती है, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाती। इसके अलावा आरसीबी मैनेजमेंट की ऑक्शन स्ट्रेटेजी भी सबकी समझ से बाहर रहती है। अगर आईपीएल 2023 और 24 की बात करें तो इस टीम में विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस और दिनेश कार्तिक के अलावा किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से रन देखने को नहीं मिले। वहीं सिराज के अलावा इस टीम के पास कोई भी एक्सपीरियंस बॉलर नहीं था जो टीम के लिए प्रेशर के वक्त परफॉर्म कर सके। इस तरह खराब ऑक्शन भी इस टीम की इस हालत का सबसे बड़ा कारण है। इस टीम की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आरसीबी हर सीजन में अपने स्टार प्लेयर्स पे ही डिपेंड रहती है। वहीं अगर चैंपियन टीम्स की बात करें जैसे कि सीएसके और मुंबई इंडियंस, तो ये टीम्स कभी भी अपने चुनिंदा खिलाड़ियों पर डिपेंड नहीं रहती। अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करो तो रोहित शर्मा 14 में से 4 मैचों में ही रन बनाते होंगे, और वहीं सीएसके में धोनी की बात करो तो 14 में से 7 मैच में तो उनकी बैटिंग ही नहीं आती। लेकिन आरसीबी हमेशा से ही विराट कोहली पे ही डिपेंड रही है, और आज भी ये टीम सिर्फ चुनिंदा प्लेयर्स के बलबूते जीतती आई है। और यही कारण है कि ये टीम फैंस का दिल तो जीत लेती है, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाती। अगर इस टीम की हिस्ट्री को देखा जाए तो ये टीम अब तक 9 बार प्लेऑफ पहुंच चुकी है, जिसमें से 3 बार फाइनल भी खेल चुकी है। लेकिन ये टीम कभी भी बड़े मैचेस के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई और अक्सर बड़े मैचेस को गंवा देती है। और यही वजह है कि इस टीम को आज की तारीख में चोकर्स कहा जाता है, मतलब आईपीएल का साउथ अफ्रीका। हालांकि इस साल आरसीबी की टीम काफी स्ट्रांग लग रही है, और इस बार टीम में फिल साल्ट, विराट कोहली, कैप्टन रजत पाटीदार और लियाम लिविंगस्टन जैसा धाकड़ बल्लेबाज है। तो वहीं टिम डेविड, जैक बैथल, कृणाल पांड्या जैसे ऑलराउंडर भी हैं। और वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो इस बार टीम में हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और लुंगी एंगड़ी जैसे गेंदबाज शामिल है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी आरसीबी की बॉलिंग कमजोर लग रही है। आरसीबी के पास एक भी क्वालिटी स्पिनर नहीं है, और सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये टीम बाकी टीमों को हराकर आईपीएल जीतने का दमखम रखती है। और इन्हीं सब कारणों से ये क्लियर हो जाता है कि आरसीबी का मैनेजमेंट कभी नहीं चाहता कि आरसीबी ट्रॉफी जीते, क्योंकि अब आरसीबी जितने मैचेस हारती है, सिंपैथी के चक्कर में उनकी फैन फॉलोइंग उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से उसका रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ता जाता है। और इस वजह से रेवेन्यू के चक्कर में आरसीबी मैनेजमेंट ऐसी टीम सेलेक्ट ही नहीं करता जो उन्हें ट्रॉफी जिता सके, क्योंकि इस टीम की हार ही इस टीम की जीत साबित हो रही है। आरसीबी बिना कोई ट्रॉफी जीते लगभग 1000 करोड़ की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरी सबसे बड़ी टीम बन चुकी है। और शायद यही एक कारण है कि आरसीबी मैनेजमेंट जानबूझकर मैच विनर खिलाड़ियों को ऑक्शन में खरीदता ही नहीं है। वैसे आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो, क्योंकि आगे और भी कमाल की वीडियोस आने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में।